A wonderful discussion, very insightful and very, very. Thank you, sir. Children learn more from what you are than what you teach. This is the crux of what Dr. Shah has just said, and I think if we show them through action, that is the best way to teach them. We need to walk the walk, not just talk. Wonderful. I would like to invite our distinguished guest, Ms. Alina, to please come on stage and enlighten us further on this topic. Please, guys, a round of applause to Ms. Alina. तालियां बहुत कम है जनाब। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं सिर्फ ये चीज़ कहूँगी कि आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, लेकिन चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट मुझे किसी क्लाइंट ने नहीं, मेरे बेटे ने बनाया। सो ही इज़ ऑल्सो हेयर विद अस टुडे। और आई वुड ऑल्सो लाइक टू स्टेट दिस दैट Mahad and the beautiful wife Rana, they're doing an amazing job, because मैं बार बार देख रही थी ज़यान आगे आता था, महद रना की तरफ देखता था कि ये आगे आ रहा है, और फिर भी रेगुलेट कर पाते थे दोनों। तो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो इफ़ यू टॉक अबाउट इमोशनल रेगुलेशन, आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है हमारे लिए अंडरस्टैंड करना कि जिन 3, 4, 5 साल के बच्चों की हम बात कर रहे हैं, हम उनसे बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे मसूद साहब ने एक एग्ज़ाम्पल दी थी एनिमल फार्म की, कि उन्होंने सोचा कि हमने मछली को उड़ना सिखाना है, दरख्त पे चढ़ना सिखाना है, और वी नीड टू टीच द बर्ड टू स्विम। आई थिंक वी एक्सपेक्ट द सेम थिंग फ्रॉम आवर किड्स। जब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि बच्चे को अगर हम कहेंगे कि क्रॉल नहीं करना और वो समझ जाएगा, तो वी आर हैविंग द रॉन्ग एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द चाइल्ड ऑफ हिज एज। बिकॉज बच्चों का दिमाग उस तरह से नहीं चलता जैसे हमारा चलता है, बिकॉज वी हैव आवर एक्सपीरियंसेस दैट मेक अस लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो आई बिल्ड ऑन स्लोली। हम काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, बट जिस पहली चीज़ से मैं बात करना चाहती हूँ, दैट इज़ टू सेट अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ऑफ व्हाट इमोशनल रेगुलेशन इज़। इमोशनल रेगुलेशन ये नहीं है कि आपके बच्चे को टैंट्रम नहीं आएगा। इमोशनल रेगुलेशन ये नहीं है कि आप उसको बताएंगे कि ये काम करना है और ये नहीं करना और वो मान लेगा। इमोशनल रेगुलेशन ये नहीं है कि बच्चे को पता होगा कि मैंने अपना डायपर कब गंदा नहीं करना। आई वॉज कैरिंग माई सन, वी ऑलमोस्ट रीच and he messed up his diaper. I have no place to change it. I have to make my peace with it. It is not the kid's fault. I am bringing with myself the kid, right? So that's my duty to facilitate him. We are enablers for our kids. They are not enablers for us. So emotional regulation बिल्कुल भी ये नहीं है of how to teach the child to behave in a certain way. Emotional regulation, quite on the contrary, ये है कि उस बच्चे को ये पता है कि this is a safe environment I can crawl. राइट, सो दिस इज़ इमोशनल रेगुलेशन। बच्चे को ये समझ आना कि मैं इस टाइम कौन से इमोशंस को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, वेयर इज़ दिस इमोशन कमिंग फ्रॉम, और इसका हल क्या है। दैट इज़ इमोशनल एक्सपीरियंस, दैट इज़ इमोशनल रेगुलेशन। मैम, यू टॉक्ड अबाउट अ प्रॉब्लम। आई एग्री विद डॉक्टर साहब, लेकिन मेरा एक छोटा सा उसके अंदर सजेशन ये हो सकता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच बोथ दीज किड्स के बाउंड्रीज क्या हैं, बिकॉज वी कैन नॉट फेवर ईच चाइल्ड ओवर अनदर। और बच्चे जो टीनेज में आके रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं ना, वो इसलिए होते हैं बिकॉज उन्होंने बचपन में ये नहीं सीखा होता, क्योंकि जेलसी उस टाइम तो वो एक्सपीरियंस नहीं करते, ये तो वो एक्सपीरियंस नहीं करते कि किसको टेंशन मिल रही है किसको नहीं मिल रही। बचपन में जो रेगुलेशन नहीं सिखाई गई ना, कि अगर जेलसी होगी तो कैसे इंटरटेन करना है, ये चीज़ें आके आपकी टीनेज लाइफ में निकलती हैं। टीचिंग द किड्स बाउंड्रीज। मेरा बच्चा सवाल बहुत करता है, ये कौन लेके आया था, ये किसने लेके दिया था, आप क्या खा रही हैं। So I have to teach him that you can ask questions about us, but we cannot ask questions about other people. Because if I don't teach him that, he's going to grow up as a male who is going to be very interfering with his wife, with the sisters, with mother-in-law, everyone.
सो इमोशनल रेगुलेशन का मतलब ये नहीं है कि मैं उससे कह दूँ कि खबरदार आज के बाद सवाल किया. It is to teach him कि ये नहीं करना, and if he feels upset, how to handle that. तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर आपको पढ़ के सुना सकूँ तो इमोशनल रेगुलेशन मीन्स बीइंग एबल टू मैनेज फीलिंग्स, नोइंग व्हेन टू पॉज, हाउ टू काम डाउन एंड हाउ टू एक्सप्रेस इमोशंस इन अ हेल्दी वे. तो जो डॉक्टर साहब ने बात की है, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड ना मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हवाले से दूंगी. महत की ही एग्जाम्पल के टूथब्रश लेफ्ट हैंड में पकड़ना था और राइट में पकड़ा दिया. इमेजिन करें आपने बहुत मेहनत से और प्यार से सैंडविच बनाया है और उसको काटा बिल्कुल ठीक है, बट उस बच्चे ने नहीं कट करवाना था. नाउ यू आर डीलिंग विद अ टैंट्रम and you do not understand that why cannot this kid understand कि it's just cut the same way. ऐसे काटती है, ऐसे काटती, डायगनल ही रहना था. आप अपने दिमाग से सोच रहे हैं. Of course this is very upsetting for you because you are getting late, you have 100 other things to do, so many other things to cater. अगर आप joint family system में रह रहे हैं तो फिर हमारे बहुत सारे और पेरेंट्स भी होते हैं, नानियाँ, दादियाँ, फूफो, खाला, बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको हेल्प आउट करने के लिए, नॉट टू गिव यू अ हार्ड एंड टफ टाइम बट टू ट्राइंग टू हेल्प यू. दे कीप टेलिंग यू कि ऐसे कर लो, हम ऐसे करते थे, ये करोगी तो ऐसे होगा. उस सारे प्रोसेस में बच्चे की सेल्फ रेगुलेशन ख़त्म हो जाती है. सो यू हैव टू केटर टू दैट 15 मिनट का टैंट्रम जिसमें बच्चा कह रहा है कि मैंने राइट हैंड में ब्रश पकड़ना था, सैंडविच ऐसा नहीं कट करना था. सो आई एम ऑल्सो अ सर्वाइवर. यहाँ आने से पहले सिंस इट वॉज जुमा तो आई आस्क्ड हिम कि चलो शलवार कमीज पहनते हैं आज. अभी आई ओनली हैड 5 मिनट्स टू लीव द हाउस एंड ही केम विद अ कॉर्नेटो जिसको खाने में 15 मिनट लगेंगे. फिर ये भी मसला है कि चॉकलेट के ऊपर नट्स क्यों हैं, और फिर शर्ट भी तब तक नहीं पहन सकते जब तक वो आइसक्रीम ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि अगर वो पहले पहन ली तो वो गंदी हो जाएगी. यू हैव टू मैनेज. हम इसलिए मुश्किल में फंसते हैं बिकॉज एज एडल्ट्स वी ऑल्सो डोंट नो हाउ टू रेगुलेट. हमने सीखा ही नहीं है. हमारे पेरेंट्स के टाइम में कॉन्सेप्ट्स थे लेकिन इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर नाम अटैच नहीं थे, और पेरेंट्स डिड टीच अस कि ऐसे ऐसे करना है या ज़बरदस्ती कोई काम करा लिया, बट ये टर्म्स कभी यूज़ नहीं की गई. इमोशनल रेगुलेशन की, अंडरस्टैंडिंग की, एक्सेप्टेंस की. हमारी मदर्स की प्लेट हमेशा इतनी फुल रही है कि वो एक आई वॉज लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट और उसके अंदर किसी ने फरमाया कि अगर आप रमज़ान के अंदर अफ्तारी पे इतने सारे लोगों को घर बुला लेते हैं, तो मर्द हजरात के बारे में ये था कि आपने इनवाइट कर लिया तो डिड यू आस्क द वुमेन ऑफ योर हाउस, बिकॉज खाना तो उन्होंने पकाना है, उनकी इबादत तो उनकी गई. तो इसको अगर मैं रिलेट करूँ ना, तो हमारी मदर्स इतना टायर्ड थी, उनकी प्लेट इतनी फुल थी दैट दे डिड नॉट हैव दैट ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड टू गिव टू अस, येट दे स्टिल डिड, लेकिन नॉट इन द वेज के जिस तरह हम अब चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को दो. सो एक ये बहुत बड़ा एलिमेंट है. अब इसको अगर हम एक्सप्लेन करें नर्वस सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो आई वांट यू टू रिमेंबर दिस वेरी बेसिक रूल. ये जो आपका माथा है ना, फोरहेड, आप सारी थिंकिंग यहाँ से करते हैं. आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिविटी, रैशनल थिंकिंग, बीइंग एबल टू रिलेट, हर चीज़ कम्स फ्रॉम योर फोरहेड. और ब्रेन का जो पार्ट इसके पीछे होता है उसको कहा जाता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स. नाम याद रखने की हमें ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट टू गिव अ कॉन्टेक्स्ट, द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग. बच्चे के अंदर वो डेवलप ही नहीं हुआ होता. ये तो वही बात हो गई ना, मछली को सिखाना है दरख्त पे चढ़ना है. तो जब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ही डेवलप नहीं हुआ तो बच्चे को कैसे समझ आएगी कि चुप करना है, शोर नहीं मचाना. इफ़ माई सन, गॉड फॉरबिड्स, walks over here and starts making noise, I can only feel sad for all of you. मैं उसको नहीं समझा सकती. और ये सोशल प्रेशर हम अपने साथ टाई कर लेते हैं कि अगर मेरा बेटा यहाँ आके शोर मचाएगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि मैंने अच्छी पेरेंटिंग नहीं की, या फिर मैंने घर में तमीज़ नहीं सिखाई, या फिर इस बच्चे को पता ही नहीं है. सो पता हो भी नहीं सकता. तो प्लीज़ अपने आप को सिर्फ उतना ब्लेम करें जितना बनता है, उससे ज़्यादा नहीं हम कर सकते. Right? So your brain has two teams playing together.
आपके दिमाग में एक पार्ट है द इमोशनल पार्ट, जो फ़ौरन से रिएक्ट करता है, जो फ़ौरन से अपसेट होता है। तो 3 साल का 4 साल का बच्चा जब अपसेट फील करता है, कोई उसका सैंडविच गलत तरीके से कट कर दिया जाता है, उसकी चॉकलेट आप गलत तरीके से खोल देते हैं, ठीक है, आप उसको ये कह देते हैं यू आर वेयरिंग योर शूज़ द रॉन्ग वे, वी वोंट गो अनलेस यू करेक्ट द वे यू आर वेयरिंग योर शूज़, देयर इज गोइंग टू बी अ टैंट्रम, क्योंकि उस बच्चे को अभी तक सिर्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का पता है, राइट? कि हम उसको सिखाते भी ऐसे ही हैं, आप ये करोगे तो आपको चॉकलेट मिलेगी। तो a kid who only knows instant gratification cannot work on the principle of delayed gratification, वो सिखानी पड़ती है। तो ये जो पार्ट है ना इमोशनल ब्रेन, ये बचपन से सेट हुआ होता है, इट्स वेरी नेचुरल। व्हाई? बिकॉज अ किड हैज़ टू क्राई इफ ही इज हंग्री, otherwise you won't know. A baby who's just born, and if he doesn't cry when he is hungry, how would you know that he needs something to drink? तो आपका दिमाग बिल्ट इन बना ही ऐसा है कि whenever you face a stressor, whenever you go through something, the baby cries. और इसी साइकी पे बच्चा डेवलप कर रहा होता है। सो द इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द फर्स्ट वन टू रिएक्ट. इट इज़ ओनली द सेकेंड पार्ट, द थिंकिंग पार्ट, विच डेवलप्स लेटर ऑन. और वो करता क्या है कि जब आपके इमोशंस कम होते हैं, जब आप ठंडे होते हैं, तो वो पार्ट किक इन करता है और ये आपको समझाता है कि अच्छा मैं इस प्रॉब्लम को ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ. नाउ इफ द किड्स डोंट हैव द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स येट, दैट डज नॉट मीन कि आप उन्हें कुछ सिखा ही नहीं सकते. यू कैन स्टिल टीच देम अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन उसके अंदर रोल उनकी ब्रेन का नहीं, आपकी ब्रेन का है. दे आर गोइंग टू बोरो योर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स. And it's a long journey, but it works because it's scientifically proven, it's psychologically proven. Right? So we'll talk more about this, but you need to understand first कि how dysregulation is processed. एक बच्चा है 3 या 4 साल का जिसको ये बिल्कुल भी नहीं पता, या अगर आप इससे ज़्यादा एज वाले बच्चों की भी बात करें, let's not stay stuck at 3 and 4. 7 साल का एक बच्चा है, कुछ घरों में 4 साल का बच्चा भी इमोशनली बहुत मेच्योर होगा बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट. इन अदर होम्स अ किड हु 7 years old could be struggling. और फिर हम सब के घर तो हैं ही जहाँ पे ग्रोन अप्स भी we have to parent them sometimes, right? So this is part of life, और we cannot set a hard and fast criteria कि 4 साल के बच्चे को ये समझ आ जाएगी कि उसने बिहेव कैसा करना है. आप कॉन्टेक्स्ट समझें, ये समझें कि जिस घर में आप आए हैं उस घर के हाउ डज द मैन इन दैट फैमिली ऑपरेट, हाउ डज द वुमेन इन दैट फैमिली ऑपरेट, और फिर आप अपने बच्चे की तरबियत कर सकते हैं. तो ये हम जो है ना, जिस तरह ये फेमिनिज्म की हम बहुत बात करते हैं, बट फेमिनिज्म इज नॉट फेमिनिज्म हाउ इट इज़ बीइंग पोर्ट्रेड दीज डेज. फेमिनिज्म मीन्स के इक्वल राइट्स हैं सबके. हम इसको बिल्कुल एग्जैक्ट वे में प्रैक्टिस तो नहीं करते ना. तो बच्चे को सिमिलरली यहाँ से आप कनेक्ट करें डॉट के बच्चे को, अगर आप किसी हार्ड एंड फास्ट क्राइटेरिया पे ये एज्यूम कर लेंगे ना कि इतने साल के बच्चे को ये आना चाहिए, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल फॉर यू, बिकॉज यू नीड टू स्टडी द बैकग्राउंड फर्स्ट कि मैं किस एनवायरनमेंट में इस बच्चे का ब्रॉटअप कर रही हूँ, उसके हिसाब से मैंने इमोशनल रेगुलेशन सिखाई. इफ देयर इज अ फाइट गोइंग ऑन एवरी डे इन योर हाउस, can you teach that child emotional regulation how a normal kid would learn it? So बच्चे को इमोशनल रेगुलेशन एक्ट करके सिखानी है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपने उसको डायरेक्टली नहीं सिखानी, आपने उसको इनडायरेक्टली सिखानी है. तो द रोल ऑफ बॉडी इज़ कि जिस तरह हम अपसेट होते हैं और हमारी बॉडी में कुछ न्यूरोट्रांसमिटर्स, कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एड्रेनालाइन, कॉर्टिसोल, बच्चे की बॉडी में भी होते हैं. इसीलिए जब बच्चे को खाना वो ना मिले जो उसको चाहिए, या आपने उसकी कैंडी या चिप्स का पैकेट गलत तरीके से खोल दिया, या फिर ही वांटेड टू डू इट हिमसेल्फ एंड यू ओपनड इट फॉर हिम एंड ही इज हैविंग अ मेल्टडाउन ओवर दैट, that is because he is upset and these neurotransmitters and hormones are making him react in such a way. So ये चीज़ अगर कोई इंसान, for example somebody who doesn't have hair on the head because they have cancer, will you make fun of them? Why don't you make fun of them?
because you know it's not their choice, they're suffering from a disease. So similarly, if a kid is having a tantrum, why can't we understand that he doesn't have the process to understand he is having adrenaline and cortisol in his body, that is why he's throwing a tantrum. वो cortisol और adrenaline तब तक बंद नहीं होगा जब तक आप उसको comfort नहीं करेंगे, उसकी बात नहीं सुनेंगे. तो unfortunately I will talk specifically about mothers here and I'm one of those. Fathers का रोल हमारी सोसाइटी में चेंज हो रहा है. They have started getting more and more involved and that's a wonderful thing. लेकिन primarily जो बच्चा माँ पालती है वो तो कोई भी नहीं पाल सकता. So mothers are so dysregulated themselves क्योंकि वो वाला टाइम आंटी जो था कि mothers घर पे हैं, सारा टाइम cater कर रही हैं बच्चों को और fathers जो हैं they're out earning. वो टाइम तो अब नहीं रहा. Everyone is working. So for a kid, the mother and father both are not available. Sometimes mothers के अपने stressors नहीं हैं. Of course वो किसी reason से या किसी choice से job कर रही हैं. घर में बच्चा जिसके पास है उनकी अपनी ज़िंदगी के stressors हैं. अगर आप दादा दादी नाना नानी की बात करें तो उनके अब सारे बच्चे अगर married हैं तो of course उनके different बच्चों के different मसाइल होंगे जिनको सबको cater करना है. So हम खुद भी regulated नहीं हैं और हमें कभी किसी ने सिखाया भी नहीं कि आपने regulate कैसे करना है. तो when you become a parent ना, I think जो आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा चेंज आता है वो ये है कि आपको अपना आप पीछे रख देना पड़ता है और आपको ये सीखना पड़ता है कि I am only a parent now. और वो आपको करना पड़ेगा if you want to build a good house. Because बच्चे हम लेके आए ना दुनिया में, we're their enablers. Remember this, that we're their enablers. Now the power of practice here means कि आपका बच्चा अगर दिन में 10 दफ़ा tantrums throw कर रहा है ना, I feel those mothers and parents because my kid has started doing the same thing. We know the reasons why he's doing that, but that's happening these days. But every time I try to not show my anger and frustration, वो tantrum एक तो जल्दी ख़त्म होता है. दूसरा ये कि now remember when I said कि the kids don't have prefrontal cortex, उनको नहीं पता process कैसे करना है, rational thinking कैसे करनी है. वो आपका बोरो कर रहे हैं. जब वो ये देख रहे हैं ना कि तीसरे टैंट्रम में आपने उनको एक थप्पड़ लगाया है या आपने बहुत ऊंची आवाज़ में उनको डांटा है, तो अब उनका जो ब्रेन है ना वो इस चीज़ को एनालाइज कर लेगा और इसके असर आपको अभी नज़र नहीं आएंगे. इसके असर आपको एडल्ट लाइफ में नज़र आएंगे जब उनके ऊपर स्ट्रेसर्स आएंगे और उनको हैंडल नहीं करना आएगा, वो लोग दूसरों पे निकालेंगे. ये बच्चे वो वाले बच्चे बनेंगे जिनकी वजह से बाकी लोगों को थेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी. ये बहुत डीप बात है. Please understand this. If you don't teach your kids how to stay emotionally regulated, your kids are going to become a reason for somebody to go into therapy. वो उनके colleagues भी हो सकते हैं, उनके spouse भी हो सकते हैं, उनके अपने बच्चे भी हो सकते हैं, उनके friends भी हो सकते हैं और आप खुद भी हो सकते हैं. तो ये जो power of practice है ना, ये है कि 10 दफ़ा tantrum आ रहा है तो 10 दफ़ा hug the kid. Because बच्चे के सेंट्रल, ये जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, एक छोटी सी चीज़ समझ लें. मेरा सारा फोकस आपको सिर्फ मैकेनिज्म समझाने पे है. बिकॉज आप सब एडल्ट्स हैं, मैकेनिज्म समझ लेंगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी. लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. व्हेन यू गो थ्रू एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, वेयर डू यू फील इट इन योर बॉडी? और कलेक्टिवली हाउ डू यू फील इट? मैम क्या होता है आपके साथ? हाउ डू यू एक्सपीरियंस इट? I experience anxiety in my stomach. I feel acids being produced, and I feel, that's what I feel when I'm anxious and nervous. The adrenaline rush that comes with it, and all of that. Ma'am, how do you feel it? पेरेंट्स से तो हमें लगता है उनको तो होती ही नहीं होगी एंजाइटी, वो तो सैड होते ही नहीं होंगे, अपसेट होते ही नहीं होंगे. अभी इतना गुजर गया है बच्चों को पालने के बाद. अब नेक्स्ट जनरेशन को देख रहे हैं, अपनी जनरेशन की नेक्स्ट जनरेशन को, तो जिसके हिसाब से हमें बहुत खबर बोला, हम वही चीज़ उनको सिखाने की कोशिश करते हैं. लेकिन आपने बिल्कुल सूद असल से ज़्यादा प्यारा होता है. जी बिल्कुल, असल से सूद ज़्यादा प्यारा होता है. लेकिन ये बिल्कुल हकीकत वाली बात है कि जब अभी हम पे भी स्ट्रेस आता है और मेरा जो स्ट्रेस है अगर मुझ पर आता है तो मैं सिर्फ खामोशी इख्तियार करती हूँ. उस वक्त वो जगह छोड़ देती हूँ, स्पेस दे देती हूँ उसको, जिसने मुझे स्ट्रेस दिया और स्पेस दे देती हूँ खुद कि मैंने अगर मेरी वजह से कोई स्ट्रेस में आया
उसके बाद ये होता है कि हर चीज़ जो है वो स्मूथ हो जाती है जब, तो फिर हम आपस में इंटरेक्ट करते हैं। मेरा ख्याल है ये मुझे ये बेहतर वे ये है। ये बिल्कुल ठीक तरीका है, बट जैसे उन्होंने कहा कि एंजाइटी फील होती है स्टमक में, तो ये चीज़ याद रखिए कि जो आपकी जितनी भी थॉट्स हैं ना, हमारे पास टाइम कम है, नहीं तो मैं अपना पेंडेंट उतार के आप सबके साथ एक एक्सपेरिमेंट करती हूँ जो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ करती हूँ कि योर थॉट्स हैव फिजिकल एनर्जी। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, डॉक्टर एडवर्ड डिमोटो, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं आता, आई एम वेरी बैड विद नेम्स। उन्होंने ही टुक 2 प्लांट्स फ्रॉम द सेम सोर्स, और उन दोनों प्लांट्स के साथ ना ही यूज्ड टू स्पीक, ही यूज्ड टू टॉक टू दोज प्लांट्स। एक पौधे के साथ, और सारी कंडीशन सेम थी, सनलाइट एक ही अमाउंट की मिलती थी, द वाटर, द नरिशमेंट, एवरीथिंग वाज सेम फॉर बोथ प्लांट्स एंड द प्लांट्स वर सिमिलर। ही यूज्ड टू टॉक पॉजिटिव वर्ड्स टू वन सेट ऑफ प्लांट and he used to talk negative words with the other plant. You're not growing well. I am giving you everything but you're not paying me back. कुछ familiar लग रहा है ना ये sentence, बहुत सुनते हैं हम लोग ये। So the difference between both plants was कि जिस plant के साथ good words बोले गए थे, it bloomed, it grew, and the plants which were spoken bad words with, it did not grow, it did not give any fruit or flower. The same logic implements on you. आप छोटी सी भी थॉट अपने दिमाग में एंटरटेन करते हैं ना, उसकी फिजिकल एनर्जी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर गिरती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब है ब्रेन और रीढ़ की हड्डी, और रीढ़ की हड्डी फिजिकली उस एनर्जी को कंटेन नहीं कर सकती फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड इट स्टार्ट्स ईदर शेकिंग और द एनर्जी गोज टू योर स्टमक, या फिर पसीने में निकलती है या रो के निकलती है, और अगर आप उसको अंदर पाइल्ड अप रखते हैं तो और साइकोलॉजिकल मसलों में निकलती है। द सेम प्रोसेस गोज वेल फॉर किड्स। तो जब हम एडल्ट्स उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर गिरी हुई एनर्जी को कंटेन नहीं कर पा रहे हैं, हाउ कैन अ 4 year और अ 7 year और अ 10 year और अ 14 year old can do that so well better than us? It's not possible. तो जब आप एक हग देते हैं ना उन 10 के 10 टैंट्रम्स पे बच्चे को, उसके हाथ पकड़ते हैं, बेशक उसको हाथ पकड़ के असर्टिवली ये कह रहे हैं कि यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट, यू आर नॉट गोइंग टू गो आउट एट दिस आवर, इट्स लेट, बेशक, लेकिन फिजिकल टच, हग, काम इन योर वॉइस इज इम्पॉर्टेंट। जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं ना बार बार, तो उस बच्चे का सेंट्रल नर्वस सिस्टम और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ये तरीका सीख लेता है। और जब आप शाउट करते हैं कि मैंने तुम्हें बताया है कि हम इस टाइम नहीं जा सकते, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, मैंने तुम्हें 10 दफ़ा कहा है कि खाना खा के नीचे रैपर नहीं फेंकना, तो आपका बच्चा वही सीखेगा, वो हार्श रियलिटी सीखेगा, वो भी अपना गुस्सा इसी तरह से फ्यूचर में बाकी एडल्ट्स पे निकालेगा। तो काफ़ी सारे आजकल पाकिस्तान में ड्रामा सीरियल्स ऐसे चल रहे हैं जिनके अंदर ये बताया जा रहा है, नो ऑफेंस टू ऑल मेल्स, ऑल मैन, लेकिन बस ये एक हार्श रियलिटी है कि सिर्फ उन्हीं में बनता है। उसमें बताया जाता है कि अ बॉय इज़ अ मामाज बॉय, या फिर वो तशद्दुद कर रहा है, या फिर ख़वातीन हैं वो चोरी कर रही हैं, घरों में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर होकर कान लगा के बातें सुन रही हैं। देखा है ना हमने काफ़ी सारे ड्रामा सीरियल्स में ये इसलिए है बिकॉज आपके बच्चे ने बचपन में रेगुलेशन नहीं सीखी, जो उसने आपको करते हुए देखा है उसके दिमाग ने ऑटोमेटिकली वो एज्यूम कर लिया है। और जो कुछ लोग होते हैं ना जो कोई गलत काम करके दे डोंट रियलाइज दैट दे हैव डन समथिंग रॉन्ग, they are also not to be blamed. Why? Because that is how their central nervous system and their frontal cortex developed. तो फिश कभी स्विमिंग करते हुए ये कहे कि मैं गलत कर रही हूँ, पैदा ही ऐसी हुई है। तो आपने भी अपने बच्चे का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप ही ऐसा कर दिया है कि उसके लिए ये चीज़ नॉर्मल है। तो बहुत ज़रूरी है, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ किड, राइट नाउ। अब इसमें पेरेंट्स और केयर गिवर्स का क्या रोल है, बिकॉज हम इमोशनल रेगुलेशन की जब बात कर रहे हैं ना, बच्चा खुद नहीं सीख सकता, आप ही ने सिखानी है। तो देयर इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल ऑफ पेरेंट्स इन दिस, एंड आई वुड लाइक टू स्ट्रेस मोर ऑन दैट। 4 चीज़ें याद रखें। को रेगुलेशन, जिस तरह सेल्फ रेगुलेशन है ना, सेल्फ रेगुलेशन का मतलब ये है कि जब आपको एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, तो आप अपने आप को ये समझाएं कि आई एम गोइंग थ्रू दिस। जैसे आपने मैम बताया
कि whenever I feel upset, I leave the place. क्योंकि obviously आपको पता है कि you're going to say something harsh, the other person is going to say something harsh, it's not going to end well. So you take some time off from the situation to cool yourself down. मेरी नेचर में ये है कि even though I'm a psychologist and I don't want you to judge me badly for this, मैं अपना therapist नहीं बन सकती. If I'm upset, until or unless I say that piece, I cannot calm down. बट अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसी को कह दूँ वो बात जिससे मुझे इख्तिलाफ है. आप बंद कमरे में जाएं, अपने आप से भी कह सकते सबसे कह दें, शीशे को देखें, कह दें. एक साइकोलॉजिस्ट है हमारी बहुत सीनियर, डॉक्टर इरम ज़हरा बुखारी, शी वंस सेड कि मैंने अपने क्लाइंट को ये मशवरा दिया कि एवरी टाइम यू गो बैक फ्रॉम योर ऑफिस, यू आर यूजिंग द रिंग रोड, राइट. गाड़ियाँ बहुत तेज़ स्पीड में होती हैं, शीशे बंद होते हैं, चीखा करो उस गाड़ी में, टेक इट आउट. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एनर्जी पड़ रही है ना, तो आप कुछ भी करेंगे ना, वॉक तक करेंगे, इवन बर्तन धोना इज़ वेरी थेरेप्यूटिक अगर आप उस एंगल से धोएं कि ये मैं साफ कर रही हूँ कुछ, ठीक है. यू कैन क्लीन योर बॉडी, यू कैन गो आउट ऑन अ वॉक, यू कैन स्टार्ट टॉकिंग टू योर फ्रेंड, यू कैन स्टार्ट टॉकिंग टू योर ओन सेल्फ. जिस चीज़ को भी आप यूटिलाइज करना चाहते हैं ना, देयर इज एन एंगल टू इट कि आप उसको कर किस नीयत से रहें. सो मैं आपको मिक्स्ड एग्जांपल्स इसलिए दे रही हूँ, कपड़े फोल्ड करने की, बर्तन धोने की, ड्राइव पे जाने की, वॉक पे जाने की, डिनर लंच पे जाने की, बिकॉज हमारे पास मिक्स्ड ऑडियंस बैठी है. इट हैज़ टू बी यूजफुल फॉर एवरीवन. सो ईच टाइम यू स्टार्ट टू टीच योर किड्स को-रेगुलेशन, दे लर्न इट. सेल्फ रेगुलेशन ये है कि आप अंडरस्टैंड करें कि ये इमोशन आ कहाँ से रहा है, किसकी वजह से आ रहा है. आप चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो अब आपने अपने आप को काम डाउन करना है, मैनेज करना है. जो आप कर रही हैं वो सेल्फ रेगुलेशन है. और को रेगुलेशन ये है, मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह दूंगी कि व्हेन अ क्लाइंट कम्स टू मी फॉर थेरेपी, एंड सिंस आई एम अ ट्रॉमा थेरेपिस्ट एज वेल, तो लॉट ऑफ क्लाइंट्स विद ट्रॉमास कम, तो मैं आई कैन नॉट आस्क देम इन द फर्स्ट सेशन कि अपना सारा ट्रॉमा मुझे बता दो. They don't feel safe. ट्रॉमा वाले सर्वाइवर का तो सबसे बड़ा मसला ही ट्रस्ट है, तो वो मुझे कैसे ट्रस्ट करे आके. आई फर्स्ट टीच देम कि ओके, आई नो फर्स्ट सेशन है, यू आर फीलिंग अपसेट एंड यू डोंट नो वेयर टू बिगिन. लेट्स जस्ट डू वन टेक्निक टुगेदर जो कि आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं मेरी थेरेपी में. पहली चीज़ ये कि इफ़ यू आर फीलिंग एंशियस, यू डोंट हैव टू वर्बलाइज टू मी दैट इन वर्ड्स. आप मुझे कोई जेस्चर हम सेट कर लेते हैं कि इसके थ्रू आप बता सकते हैं. दूसरा कि जब भी पॉज चाहिए ना, वी आर गोइंग टू ब्रीथ टुगेदर, तो मैं कोई 2 मिनट लेती हूँ और मैं डीप ब्रीदिंग करती हूँ उनके साथ, जिसमें द क्लाइंट एंड मी आर लुकिंग इनटू ईच अदर्स आइज. अगर कंफर्टेबल नहीं है तो वो नीचे देख लें, बट मैं अपना ब्रीदिंग पैटर्न उनके ब्रीदिंग पैटर्न के साथ मैच करती हूँ. और इसको साइंटिफिकली इसको मिररिंग बोलते हैं. आप किसी के भी साथ सेफ इसलिए फील करते हैं बिकॉज आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेफ फील करता है, इसलिए नहीं क्योंकि उसका कोई आउटलुक बहुत सेफ है. और किसी के साथ भी आप अनसेफ इसलिए फील करते हैं बिकॉज वो जो हम आज की ज़ुबान में पॉप साइकोलॉजी में वाइब बोलते हैं ना, वो वाइब नहीं है, वो फिजिकल एनर्जी है जो आपका दिमाग पिक कर रहा है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पिक कर रहा है. तो व्हेन आई मैच माई ब्रीदिंग विद माई क्लाइंट, दे इंस्टेंटली स्टार्ट ट्रस्टिंग मी मोर. तो डू दैट विद योर किड्स. बच्चा अगर रो रहा है ना ऊंचा ऊंचा, आपने भी ऊंचा ऊंचा नहीं रोना, दैट्स नॉट को रेगुलेशन. बट यू हैव टू डू इज के होल्ड योर हैंड्स, या फिर टच देयर आर्म्स, या फिर होल्ड देयर शोल्डर्स, या उनका सर पकड़ लें, चीक्स पे हाथ रख लें, कुछ भी कर लें. देयर हैज़ टू बी अ फिजिकल टच, और आपकी आवाज़ हल्की रहनी चाहिए, और आपने उनके साथ बोलना है इट्स ओके, अच्छा स्टॉप क्राइंग, अच्छा टेक अ डीप ब्रेथ, लेट्स डू इट टुगेदर, हम मिलके सांस लेते हैं, या आओ हम मुंह धो के आते हैं, अच्छा आओ हम पानी पीते हैं, अच्छा पहले इधर बैठो, अब मुझे बताओ क्यों रो रहे हो. और आपकी पेशेंस टेस्ट करेगा वो बच्चा, इतनी करेगा कि आप कहेंगे कि ये सब क्या फजूल बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, थप्पड़ सबसे बेहतरीन काम करता है. ठीक है, वो आपकी पेशेंस टेस्ट होगी, लेकिन इट विल गेट ईजियर. ठीक है. सो को पेरेंटिंग शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट कि आपने ये नहीं सोचना कि ये मेहमानों के सामने इस बच्चे ने मुझे इंसल्ट करा दिया. आपके लिए वो गेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होने चाहिए, आपका बच्चा इंपॉर्टेंट होना चाहिए. आपने बच्चे को फैसिलिटेट करना है पहले, बिकॉज इसको फैसिलिटेट करेंगे तो कल को फिर जाके वो कहीं आपकी गेस्ट के सामने इंसल्ट नहीं कराएगा, तब तक कराता रहेगा. इट गोज अ लॉन्ग वे. So first it starts with co-regulation, then parents as the external prefrontal cortex, जो आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ.
बच्चे के पास प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स नहीं है। बच्चे के पास ये जो दिमाग का हिस्सा है ना, जो आपको बताता है कि आपने डिसीजन कैसे लेना है, बैठना कैसे है, आपने किसी के कमेंट का रिप्लाई कैसे करना है, किसी ने सॉरी बोला है तो क्या कहना है, थैंक यू बोला है तो क्या कहना है। इस सिचुएशन, अगर यहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है और मुझे पानी चाहिए तो मैंने पानी कैसे मांगना है, अगर है तो खुद जाके पीना है या किसी से कहना है। ये सारी लॉजिक बच्चे के पास नहीं होती, क्योंकि बच्चे के पास प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स नहीं होता। वो आपका बोरो करता है, और वो कैसे बोरो करता है, ऑब्वियसली दिमाग से बाहर तो नहीं निकाल सकता। बोरो करने का मतलब ये है कि जो वो आपको करते हुए देखता है ना, उसका दिमाग वो अज्यूम करता है कि ऐसे स्ट्रेसर को बर्दाश्त करना है। तो मैं इसको आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल ये देती हूँ कि मेरा बेटा हमेशा उल्टे जूते पहनता है, और अगर मैं उसे कहती हूँ कि सीधे कर लो तो वो नहीं करता। अब पुरानी देसी कहावत में या ज़ुबान में, नाफरमान बच्चा है और बात नहीं मानता और टैंट्रम्स करता है। लेकिन मुझे समझ आ रही है वो बहुत क्यूरियस है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। उसको शायद मज़ा आता है जूते उल्टे पहन के, या शायद ये वाली फीलिंग कि अच्छा मैं अपनी मर्जी से चल रहा हूँ। बच्चे ने कंट्रोल सीख करना है। एरिक एरिक्सन की, इफ आई एम नॉट मिस कोटिंग द स्टेज, एक स्टेज है जो इसी साल के बच्चों पे इम्प्लीमेंट होती है, वो है गिल्ट वर्सेस इनिशिएटिव। इसको मैं आपसे वो इस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ। एक रील देखी थी मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत पहले, जिसके अंदर एक बच्चा है, वो बहुत प्यार से जाके किचन में ही मैनेजेस टू फ्राई एन एग, ठीक है, उसके ऊपर सॉल्ट एंड पेपर डाला तो पूरी नमकदानी खुल गई, फ्राई पैन जल गया, स्लाइस उसने फ्राई गरम किए तो वो जल गए, बट उसने बड़ी प्यारी प्लेट सजाई एंड ही वेंट टू द रूम एंड वोक हिज मदर अप कि ये मैंने आपके लिए आज नाश्ता बनाया है। तो वो जो मदर है ना, जो ओवर स्टिमुलेटेड थी, जो रेगुलेटेड ही नहीं थी, जिसको रात को उसके न्यूबॉर्न बेबी ने सोने नहीं दिया था सारी रात, उसने वो प्लेट देखी और पहली चीज उसके दिमाग में ये आई कि मेरे लिए काम और बढ़ गया। She went to the kitchen and the entire kitchen was a mess, and she starts scolding the child. Now what is the kid learning from this experience? Take a wild guess. क्या लर्न किया है बच्चे ने इससे, कि मैं आइंदा बनाऊंगा नाश्ता कि नहीं बनाऊंगा? तो यही वो बच्चा है जो कल को अपनी वाइफ के लिए भी एक्सप्रेसिव नहीं होगा, अपनी सिस्टर्स के लिए भी एक्सप्रेसिव नहीं होगा, अपनी मदर के लिए भी एक्सप्रेसिव नहीं होगा। वो बच्चे जो, ये जो थर्ड पॉइंट है ना, सिक्योर अटैचमेंट, सेफ्टी फॉर द ब्रेन, उसमें गिल्ट, एग्जैक्टली गिल्ट आएगा कि मेरी वजह से किसी के अंदर कोई मसला हो गया है। तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई ग्रू अप विद दैट। माई मदर वॉज वेरी मेलो, माई फादर इज़ अ वेरी गुड फादर, ही इज़ अल्हम्दुलिल्लाह अलाइव, माई मदर इज़ नॉट, बट माई फादर इज़ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड एंड ही इज़ अ वेरी प्योर पर्सन। कि गुस्सा आया है ना तो निकाल देंगे, बिकॉज उन्होंने रेगुलेशन नहीं सीखी कभी, और एट दिस पॉइंट वो सीख भी नहीं सकते, बिकॉज एक हम 30 साल के होके अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। हाउ कैन अ 65-year-old पर्सन चेंज हिमसेल्फ? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। तो ही वॉज अ परफेक्शनिस्टिक, और गाड़ी उनकी दूसरी बीवी थी, तो गाड़ी में गंद हो गया तो इसका मतलब है अब डांट पड़ेगी। तो आई एम अ परफेक्शनिस्टिक नाउ। मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होती अगर मैं कोई काम ठीक नहीं करती, क्योंकि हमेशा एक डर होता था कि अच्छा अब डांट पड़ेगी या आज मूड अच्छा होगा। इवन दो कोई मेरा हार्ड फास्ट ट्रॉमा नहीं है मेरी ज़िंदगी में, बट ये छोटी नॉर्मल रूटीन की चीज़ ने भी मुझे काफ़ी इम्पैक्ट किया है, एंड ओनली व्हेन आई बिकेम अ साइकोलॉजिस्ट आई वाज एबल टू वर्क ऑन इट। सो वो बच्चे जो कांस्टेंट लड़ाई झगड़े में बड़े होते हैं, या जो कांस्टेंट, एक जिस तरह की मैं बात कर रही हूँ कि आई वॉज नेवर श्योर कि किस दिन मेरे अब्बू का मूड ठीक होगा और किस दिन डांट पड़ने वाला मूड होगा, तो आई बिकेम अनसर्टन एंड नाउ आई फेयर अनसर्टेनिटी। आई कैन ओनली गिव यू माई ओन एग्जाम्पल ना। सो हम में से वो लोग जो डरते हैं ना कि कल क्या होगा, चाइल्डहुड से हर चीज़ चाइल्डहुड से आ रही है, एवरीथिंग दैट यू लर्नड, एवरीथिंग दैट योर ब्रेन लर्नड। सो जो बच्चे सिक्योर घरों में बड़े होते हैं ना, जहाँ पे उन्होंने अपने पेरेंट्स को लड़ते देखा है बट अगले दिन दोस्ती करते भी देखा है, जिन्होंने अपने पेरेंट्स को तमीज़ से लड़ते देखा है, आवाज़ ऊंची करते नहीं देखा, और अगर आवाज़ ऊंची हुई है तो अगले दिन अपोलोजाइज करते देखा है, वही बच्चे रिजिलियंट भी होंगे और इमोशनली रेगुलेटेड भी होंगे। हार्वर्ड में एक स्टडी हुई थी जिसके अंदर, इट वाज अ क्रॉस लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। उन्होंने 25 साल
एक ग्रुप ऑफ किड्स को स्टडी किया और उन्होंने उससे देखा कि इनमें से सबसे सक्सेसफुल बच्चे कौन से हैं। आपको क्या लगता है कौन से होंगे? जिनकी डिग्रीज होंगी अब्रॉड की, या जो पीएचडीज होंगे, मास्टर्स होंगे, या जो आईवी लीग से पढ़े हुए होंगे? वो बच्चे जिनके रिलेशनशिप्स अच्छे थे, जिनके पेरेंट्स ने उनको ये सिखाया है कि अपने काम खुद कैसे करने हैं। The best situational handler. They knew how to clean their washrooms. They knew how to make tea, fry an egg. They knew how to treat other people. और उनके अपने बारे में वैल्यूज़ बहुत अच्छी थी क्योंकि उन्होंने घर से सीखी। वो किसी ने सिखाई नहीं कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत मॉरली करेक्ट हो। ये कहने की बातें नहीं होती। You learn these in vibes. तो वो बच्चे जो पेरेंट्स ने जिनको बहुत प्यारे तरीके से केटर किया ना कि यू हैव मेड अ मिस्टेक, कोई मसला नहीं है, हम इसको मिलके करेक्ट करते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू बी वेरी अनरियलिस्टिक। ऐसे पॉसिबल नहीं है किसी भी माँ बाप के लिए कि उनको गुस्सा कभी भी ना आए बच्चे के साथ और वो हमेशा इतने ही रेगुलेटेड रहें कि तुमने मिस्टेक कर ली, कोई मसला नहीं है, हम ठीक कर लेते हैं। आता है आपको गुस्सा और समटाइम्स निकालना भी ज़रूरी है। जेंटल पेरेंटिंग इज़ अ मिथ। Gentle parenting is a myth. I am just going to conclude this because we have very less time. लेकिन gentle parenting exist नहीं करती। I am sorry if anyone disagrees with me, they can. But मैंने अपना बच्चा 3 साल का करके ये रियलाइज़ किया gentle parenting नहीं होती, लेकिन रेगुलेशन सिखाना बहुत ज़रूरी होती है। और उस रेगुलेशन में ये भी आता है कि ऐसे नहीं है कि उसने आपसे रात को 2 बजे चॉकलेट मांगी है तो आप दे दें। आपको सिखाना पड़ेगा कि बेटा नहीं मिल सकती अभी सुबह। This is also emotional regulation. So model the calm and emotional regulation. अगर आप बच्चे ने आपकी कोई चीज़ तोड़ दी है या मेस क्रिएट कर दिया है and you're shouting at them, how can you expect them to react calmly? Remember this golden rule. आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बच्चा बोरो कर रहा है, तो जो आप करेंगे वो सीखेगा। तो आपको अपनी पर्सनालिटी और पेरेंटहुड में ना आपको पहले अपनी थेरेपी करनी पड़ती है। जो जो चीज़ें आपने लर्न की हुई हैं और आपको पता भी नहीं है कि आपने लर्न की हुई हैं, वो आपको अनलर्न करनी पड़ती हैं अपने ट्रॉमास पे। लाइक आई सेड कि मेरी लाइफ में कोई स्मॉल टी कैपिटल टी ट्रॉमा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो सिंस माई फादर वॉज अ शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन तो मेरे ऊपर उसका इम्पैक्ट है। तो वो ठीक भी तो मैंने ही करना है ना। मैं अपने पेरेंट्स को तो नहीं ब्लेम कर सकती कि आपने क्यों मेरे साथ गुस्सा किया बचपन में। दे डिड द बेस्ट दे कुड। उनको तो इतना पॉजिटिव रिगार्ड और वार्मथ भी नहीं मिला होगा शायद अपने पेरेंट्स से, क्योंकि वो टाइम्स फ़र्क थे। कोई पेरेंट ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों को प्यार नहीं करता, बट एक्सपोजर में बहुत फ़र्क है। सो मूविंग ऑन, जब रेगुलेशन हार्ड होती है ना बहुत ज़्यादा, जब रेगुलेशन पॉसिबल नहीं होती, तो रेगुलेशन ही सिर्फ वो चीज़ है जो आपको बचा सकती है। तो जो बच्चे इनसिक्योर घरों में पैदा हो रहे हैं, वो मदर्स जिनकी प्लेट इतनी फुल है कि उनके पास टाइम नहीं है, वो फादर्स जो ऑब्वियसली स्ट्रगल कर रहे हैं, दे ट्राइंग टू मेक बोथ एंड्स मीट और पूरा पूरा दिन घर नहीं है, तो फिर यू विल हैव टू पिक अ बैटल। वो बैटल या तो आपका बच्चा हो सकता है या फिर अर्निंग अ स्टेटस इन द सोसाइटी हो सकता है। और पैसा किसी भी टाइम आ जाता है, कैरियर किसी भी टाइम बन जाता है। बच्चे ने जो रेगुलेशन 5 साल तक सीखती है ना, उसके बाद वो नहीं सीख सकता। फ्रॉइड हमारे एक बहुत कोई फेमस फिगर हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी। ही सेड कि बच्चे की जो पर्सनालिटी है ना वो 4 साल तक बन जाती है। उसके बाद आप उसको सिर्फ इलास्टिक बैंड की तरह खींच सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, लेकिन अब जो हमारी एजेस हैं उसमें थेरेपी, हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ याद रखें, एवरीथिंग इज़ रीवायरेबल। आपके दिमाग में ना, जैसे लाहौर में रोड्स हैं ना, उस तरह आपके दिमाग में राउट्स हैं कि इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना है। जैसे आपने यहाँ से डिफेंस जाना है तो कोई किसी रास्ते से ही जाएंगे ना, मल्टीपल रोड्स अवेलेबल हैं, मल्टीपल रास्ते आपको पता हैं, बट आप जो सबसे फेमिलियर होगा उससे जाएंगे। तो आपके दिमाग में भी जो मल्टीपल सॉल्यूशंस आते हैं ना, जो सबसे फेमिलियर है उसी को पिक करेंगे। तो अगर सबसे फेमिलियर चीखना है ना, तो फिर आप चीख के ही मसला हल करेंगे। तो अपने बच्चों को ना डिफरेंट राउट्स से एक्सपोजर कराएं कि अच्छा, अगर वो अपसेट फील कर रहे हैं तो एक तरीका पेंटिंग भी हो सकता है, एक तरीका अपने बच्चों को ये सिखाना कि एक्सप्रेस करो वो भी हो सकता है,
और एक तरीका ये भी हो सकता है कि बेटा आई नो यू आर वेरी अपसेट बट यू डिड अ वेरी रॉन्ग थिंग, so I want you to sit in that room quietly. I'm going to sit with you, but for 20 minutes you're not allowed to play. Time out. But that is only to tell you that you did a wrong thing. और आफ्टर 20 मिनट्स यू गो टू देम, डांट वाले लहजे से नहीं, प्यार मोहब्बत से कि अच्छा नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट इट. सो कॉन्सिक्वेंसेस भी ज़रूरी हैं, सिर्फ हम इग्नोर नहीं कर सकते, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्रैक्टिकल टिप्स क्या हैं? नेम इट, टेम इट. इमोशंस के ऊपर लेबल लगाएं कि यू आर फीलिंग अपसेट, क्योंकि 3 से 4 साल वाले बच्चों को तो इमोशंस आते हैं और उनको पता नहीं होता इमोशंस क्या हैं, तो उनको सिर्फ मार के, चीख के, गुस्सा करके निकालना आता है. तो उनको बताएं कि आई नो यू आर फीलिंग अपसेट, यू आर गेटिंग एंग्री, इट्स ओके, लेट्स गो एंड ड्रिंक सम वाटर. ज़बरदस्ती उठा के ले जाएं. बेशक मेरे साथ बहुत होता है ये, माई किड इज़ क्राइंग, ही डज नॉट वॉन्ट टू गो एनी वेयर विद मी, आई पिक हिम अप, मैं ध्यान कहीं और लगाती हूँ कि ओह लुक देयर इज़ अ ट्रक एंड अ जीप गोइंग, बाबा जैसी कार, मामा जैसी कार, दादा जैसी कार, उसका दिमाग हो जाता है डिस्ट्रैक्ट. उसके बाद मैं उसे पार्क लेके जाती हूँ, उसको नहीं याद रहता वो किस चीज़ पे रो रहा था. तो समटाइम्स ज़बरदस्ती ज़रूर करें, बट अच्छी चीज़ में, ये नहीं कि मुंह खोल के ज़बरदस्ती खाना खिलाना है, ये नहीं हो सकता. टीचिंग कोपिंग टूल्स, रिपेयर आफ्टर रप्चर्स, कि हो गया है जो होना था, टूट गया है जो टूटना था, बच्चे ने जिसको हिट करना था कर दिया है, आप उसके इमोशन को डिसरिगार्ड ना करें. अगर उसने किसी को मारा है ना, तो कुछ फील किया है तो मारा है. मारा बेशक गलत होगा, मुझे बहुत दफ़ा थप्पड़ पड़ चुके हैं अपने बेटे से, आई एम नॉट गोइंग टू बी अशेम्ड ऑफ दैट. उसको पता ही नहीं है वो कर क्या रहा है. वो जैसे आपने कहा कि एक बच्चे को पता ही नहीं है जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है, मैंने कहाँ जाना है, क्या नहीं करना, उस बच्चे को नहीं पता मुंह पे मारने की क्या कॉनोटेशन है. मेरा रिस्पॉन्स उसको बताएगा कि ये अच्छी चीज़ थी या बुरी चीज़ थी. एंड लास्टली, मॉडल द काम. सबसे मुश्किल काम. तो अपने बच्चों के सामने प्लीज़ फ़ाइट्स ना करें, मियाँ बीवी आपस में ना लड़ें, ज़रूर लड़ें लेकिन बच्चों के सामने नहीं. और अगर लड़ना है तो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आप उनके सामने लड़ रहे हैं तो फिर आप सलूशन पे पहुँचें, ब्लेम द गेम पे नहीं, क्योंकि आपने बच्चे को ये मॉडल करके दिखाना है कि कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं बट रिजॉल्वेबल होते हैं. अगर उसने अपने घरों में सिर्फ ये देखा है कि अब्बू अम्मी पे चीख रहे हैं, या अम्मी अब्बू पे चीख रही हैं, या जो दादों हैं वो बेटे को नहीं कुछ कह रही, बहू के ऊपर निकाल रही हैं, या जो बीवी है वो मेरे फादर को जाके कोई और चीज़ बता रही है, दादों ने तो ऐसा नहीं किया था, ये वाली चीज़ें जो आपके बच्चा अगर देखेगा ना, वो मॉडल करेगा कल को, ये अनकॉन्शियसली ट्रॉमा बन जाएगा उसका ये. सो आपको खुद काम रहना. तो अगर आपने अपने बच्चों के सामने लड़ना है तो सिर्फ इस इंटेंशन से लड़ें कि हमने ब्लेम गेम नहीं खेलनी, हमने सोल्यूशन पे पहुंचना है, ये इंटेंशन. बिकॉज लड़ाई झगड़ा तो आप नहीं अवॉइड कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते. That's it from my side. I hope I have given you some useful insight and I have done justice to the topic. If there are any question and answers from anyone, so I would love to take them. Should I stand or should I go? कि कोई भी अगर क्वेश्चन आंसर किसी के दिन में है, कोई फैमिली में घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है बच्चे को लेके, तो आप लोग कर सकते हैं. हमारे पास 2 बड़े माशाल्लाह से बैठे हैं साइकोलॉजिस्ट, कोई भी करना चाहे. यहाँ पे इतनी सारी मदर्स हैं, मैं नहीं मानती कि किसी को कोई ना हो. जी शैला, आप आइए. माशाल्लाह यहाँ से आप कोई बताएंगी बात ऐसी क्योंकि आपको घर में फेस करना पड़ता हो बच्चे के हवाले से, या हमारा आप बताइएगा. जी जी.